अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तारीख़ी सेगमेंट के साथ वही प्रीवियस जो वीडियो वर्ल्ड वार II जंग अज़ीम दोम की बात कर रहे थे उसी को आगे लेकर चलते हैं। हमने उसके मकासद और 1939, 1939 और 1941 1940 से 1940 में जो वाक़यात हुए हमने वो बयान किए। हमने देखा कि इस टाइम जब यूरोप पूरा तकरीबन जर्मनी के आगे सरनगी हो चुका था। इंग्लैंड अकेला खड़ा इस टाइम जंग लड़ रहा था, अमेरिका बिल्कुल गैर जानबदार था और रशिया और जर्मन और इटली आपस में एक ताकत बने हुए थे। उन्होंने फ्रांस तक पर कब्ज़ा कर लिया था, पेरिस पर कब्ज़ा हो चुका था और अब उन्होंने इटली ने और जर्मनी ने ये रियासतें बहरे रूम की रियासतों पर भी कब्ज़ा कर चुके थे और उनकी अगली मंजिल यूनान थी जो कि जंग शुरू थी। और इस जंग का ऐलान फैसला क्या हुआ, अप्रैल 1941 में यूनान ने भी हथियार डाल दिए और उस पर भी जर्मनी और इटली का कब्ज़ा हो गया। और उसके फ़ौरन बाद ही क्रिएट, जो हमारे पास एक छोटा सा जजीरा है क्रिएट, इस पर भी हमला कर लिया क्योंकि इस पर हमला करने की बड़ी वजूहात थी, क्योंकि शुमाली अफ्रीका की तरफ पेशकदमी करना चाह रहे थे, इसलिए क्रिएट पर भी हमला किया और मई में उसको भी फतह कर लिया गया। अब देखा जाए तो इस वक्त महवरी ताकतों रूस, इटली और जर्मनी शामिल है। अब इस साल का जो सबसे अजीब वाक़या हुआ वो क्या हुआ, वही रूस और जर्मनी जो आपस में साथ थे, जो एक गैर फितरी इत्तेहाद था क्योंकि दोनों किरदार की हवस में साथी बने थे, आपस में लड़ पड़े। जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1940 में जंग का आगाज़ कर दिया। मतलब यही जर्मनी जो पहले रशिया के साथ था उसने क्या किया, अब जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया। अब जनाब अक्टूबर 1941 तक जर्मनी की फ़ौजें धड़ाधड़ आगे बढ़ी जा रही हैं, रशिया के इलाके पर कब्ज़ा किए जा रही हैं, हत्ता कि मॉस्को जो उनका दारुलहुकूमत उसके करीब तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही मौसम सरमा शुरू हुआ तो जर्मनी की फ़ौजों का भी वही हाल हुआ जो नेपोलियन की फ़ौजों का हाल हुआ था। जैसे रशिया में जो आप पहले इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो इंशाल्लाह इस पर भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा कि नेपोलियन क्या करता रहा था, कैसी जंगें लड़ता था, इस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल अब मौसम सरमा शुरू होते हुए उन्होंने वही पॉलिसी इख्तियार कर ली। इसी तरह लेनिनग्राड जो एक बहुत मशहूर शहर था रूस का, उस पर तकरीबन 16 माह तक मुहासरा किया रखा जर्मनी ने, लेकिन उसको भी फतह नहीं करवा पाए। अब इसमें ये तो अब रशिया और जर्मनी आपस में खुद लड़ पड़े थे, इसलिए बाकी तो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ अब जर्मनी का ध्यान बट गया था क्योंकि उसकी फ़ौज इधर मसरूफ़ थी। अब जो एक नया काम हुआ, वो नया काम जो हुआ कि जापान ने भी क्या किया, वर्ल्ड वार II में शामिल हो गया। किसकी तरफ से, जर्मनी की तरफ से, और उसने पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम थी वहाँ पर हमला कर दिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब जैसे ही अमेरिका पर हमला हुआ तो अमेरिका भी अब वर्ल्ड वार II में शामिल हो गया, बरतानिया ने उसका साथ दिया। अब रशिया, बरतानिया और अमेरिका ये एक तरफ, दूसरी तरफ जाए तो हमारे पास क्या था, जापान, जर्मनी और इटली, ये एक तरफ मुल्क। अब जापान ने भी वैसे ही जैसे जर्मनी ने बहुत तेज़ी से जंग की थी, जापान ने भी तेज़ी से जंग की, जजीरे पे जजीरा कब्जा करता रहा और 1941 के आखिर तक उसने बाकायदा थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार वगैरह इन पर हमले शुरू कर दिए, थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब जावा जो अमेरिका के अंडर था वहाँ पर भी इसने कब्ज़ा कर लिया, जिसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब कि 1941 तक एक बार फिर ऐसा ही लग रहा था कि जापान के शामिल होने से एक बार फिर ये दुनिया को नई करवट ले रही है क्योंकि महवरियों की ताकत एक बार फिर बढ़ रही है। अब अगर बात करें 1942 में, तो ये एक ऐसा साल था जिसने आधा साल तो महवरियों को जितवाया और बाकी आधे साल में उन्हीं महवरियों का जवाल शुरू हो गया। फरवरी जो शुरू में ही जो मैंने पहले बताया कि 1941 में जापान सिंगापुर वगैरह पर कब्जे, थाईलैंड पर हमले शुरू कर चुका था, तो वही फरवरी 1942 में जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। जापान ने सिंगापुर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब जापान आगे बढ़ता है, मार्च 1942 में
रंगून यानी कि म्यांमार, जिसका पहले बर्मा कहते थे, वहाँ तक वो उसकी फौजें पहुँच चुकी थी, कब्जा कर लिया। इस तरह मई 1942 में जापान पूरे बर्मा पर काबिज हो गया और मई 1942 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया तक आकर अपने हमले वगैरह करने शुरू कर दिए ऑस्ट्रेलिया पर। और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकन और जापान की बहुत शदीद जंग हुई, जिसमें नुकसान तकरीबन दोनों का एक जैसा हुआ। अब ये देखें 6 माह के अंदर जापान अपनी सरहद कितनी हद तक बढ़ा चुका था, उस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हिंदुस्तान से लेकर जापान, अगर हिंदुस्तान से लेकर बहुत आगे तक और इस तरह साइबेरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हिंदुस्तान से लेकर हवाई तक और इसी तरह साइबेरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरे का पूरा जो जजीरे थे, जो मुल्क थे, उन तमाम पर हुक्मरानी कायम हो चुकी थी जापान की। और जब रंगून जापान जहाँ तक पहुँच चुका था तो अब इंडिया दूर नहीं था, हिंदुस्तान दूर नहीं था। और हिंदुस्तान किसकी नौ आबादी थी? इंग्लैंड की। तो इसलिए इंग्लैंड ने उस टाइम क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में कि ये अवाम हमारा साथ देती रहे बजाय के जापान को वेलकम करने के। बहर वो भी बात होगी इंशाल्लाह किसी तारीखी सेगमेंट में कि उस दिन क्या होगा। बहरहाल अब ये इतना एक अरसा जो महवरियों के लिए बड़ा अच्छा साबित हुए, अब महवरियों के जवाल का वक्त शुरू हो गया। वेस्ट एशिया की बात करें, जैसे कि जो हमारे पास इराक वगैरह के इलाके हैं जहाँ पर तेल के चश्मे वगैरह बहुत हैं, वहाँ कोशिश की हिटलर ने हमला किया लेकिन उसका कामयाब नहीं हुआ। तो इन वस्ती एशिया के जो इलाकों में जो तेल वगैरह था उसको खूब लूटा इत्तेहादियों ने। अब जर्मनी के वसाइल कम होते जा रहे थे, वो तेज़ रफ्तारी उनमें कायम नहीं रही थी। अब इसलिए उनके लिए अगला साल मतलब कोई नई फतूहात नहीं हो रही थी। रशिया में काफ़ी हद तक पिट चुका था, रशिया में उसको इतना मास्को के करीब पहुंचकर मास्को फतह नहीं करवा पाए थे। अब 1943 में जाएं तो वो महवरियों के लिए अब जवाल शुरू हो चुका है। 1943 जनवरी में ही मुलाकात होती है इत्तेहादियों की, जिसमें रोजवेल्ट और चर्चिल आपस में मिलते हैं, स्टालिन नहीं आता उसमें। और इसी में जनवरी में ही तराबलस पर और इसके साथ ही तराबलस में वहाँ पर क्या करते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं इत्तेहादी। मई 1943 तक पूरा शुमाली अफ्रीका, ये मैंने पहले बताया इलाका, अब फ्री हो चुका था इटली और जर्मनी से। अब वहाँ पर सिर्फ यही रह गए थे, इत्तेहादी रह गए थे। ट्यूनिस भी इत्तेहादियों के कब्ज़े में चला गया और ट्यूनिस में इत्तेहादियों के कब्ज़े में जाने के इटली को बड़ा नुकसान हुआ। इटली और जर्मनी को तकरीबन 2.5 लाख के करीब फौजी उनके कब्ज़े में चले गए, जिसमें ज़्यादा इटालियन फौजी थे। अब 1943 में वही जो इलाके जब यूरोप जब जर्मनी फतह करते हुए रूस में जा रहा था, वही इलाके क्या हो गया, अब रशिया की फौज ने बैकअप किया और वही इलाके अपने वापस लेने शुरू कर दिए। 1943 में वो इलाके क्या हो गया, वापस होने शुरू हो गया। 1943 में अगस्त में सिसिली को वापस ले लिया गया। जुलाई में जहाज़ों के ज़रिए से, जुलाई में क्या हुआ, जहाज़ों के ज़रिए से इटली में वेलेट और चर्चिल का मुश्तरका ख़त फेंका गया इटली में। उस ख़त की बिना पर इटली में अवाम की ही मुसोलिनी के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू होगी और मुसोलिनी को क्या होना पड़ा, बरतरफ होना पड़ा। मुसोलिनी हुकूमत छोड़ दी मुसोलिनी ने, लेकिन उस टाइम जर्मन फौजें इटली में शामिल थी, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, जिस पर बाकायदा फिर इत्तेहादी और ये आपस में वहाँ पर इटली में लड़ते रहे। यानी कि इटली को शुरू से लेकर एंड तक 1945 तक सुकून का दिन नहीं देखना नसीब हुआ, क्योंकि वो एक मैदान बना रहा इत्तेहादियों और महवरियों का आखिर तक। अब बाकी जो 1943 था वो गुजर रहा था तैयारियां करने में। अमेरिका और इंग्लैंड जब तैयारियां कर रहे थे, इनके वसाइल बढ़ रहे थे, जापान और जो हमारे पास है जर्मनी के वसाइल कम होते जा रहे थे। अब वो एक लास्ट अटैक करके, हमला करके इस जर्मनी का किस्सा ख़त्म करना चाहते थे। 1944 तक अमेरिका की बहरी ताकत भी जापान से बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। अब वही इलाके जो जापान लेता रहा था, अब वो क्या वापस होना शुरू हो गया। हत्ता कि अगर आप देखें जो हमारे पास मार्शल आइलैंड्स वगैरह थे, जो जापान के बड़े गढ़ थे, वो और कैरोलिन, वहाँ तक इत्तेहादी अमेरिका पहुँच चुका था। हाँ जी, अब एक आखिरी कोशिश करने की कोशिश की जर्मनी ने। क्या किया उसने जून 1944 में लंदन पर रॉकेट गिराने शुरू कर दिए। हाँ जी, और रॉकेट वो इतने ज़्यादा गिराए गए, कहते हैं वो कई हज़ार के करीब थी, जो कि जुलाई 1944 तक उसका चलता रहा। लेकिन इंग्लैंड की आवाम ने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया और खड़े रहे।
जुलाई में ही 1943 में ही जुलाई 1944 में ही हिटलर पर भी बम हमला हुआ, जो कि उसके अपने मुल्क वाले लोगों ने किया था, लेकिन उसमें हिटलर बच गया था। अब जनाब फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी में अखट होना शुरू हुआ अमेरिका, कनाडा और बरतानिया की फ़ौजों का। उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया इकट्ठा होना। अब जर्मनी के लिए एक जाल क्रिएट हो चुका था 1944 में एंड तक। 1944 में एंड तक वही फ़ौजें जो नॉर्मंडी में इकट्ठी हुई थी, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिस पर जवाबी हमला किया गया, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ। और उसी अगस्त 1944 में ही क्या हुआ, पेरिस आज़ाद हो गया। पेरिस पर जर्मनी का कब्ज़ा ख़त्म हो गया और इत्तेहादियों का वहाँ पर कब्ज़ा हो गया। यानी कि और दिसंबर 1944 में जर्मन फौज ने कोशिश की, लेकिन उसको नाकामी हुई। अब जनाब 1945 जंग का आखिरी साल, हिटलर के करीब अब जाल बन चुका है। वो इलाके जो उसने हासिल किए थे धड़ाधड़ 1940 में, अब वो इलाके वापस जा रहे थे। अब वो समझ चुका था कि ये जंग अब ख़त्म होने वाली है। उसने रॉकेट भी फेंक कर देख लिए, लेकिन उसको इंग्लैंड का कुछ बिगाड़ ना सका। अब 1945 में क्या हुआ, वो इलाके वापस होना शुरू हो गए। पहले तो जंग अपने सतांग तरफ जा रही थी। अवायल शुरू में ही जनवरी में ही मुलाकात हुई रोजवेल्ट की, इसी तरह चर्चिल की और स्टालिन की, और शर्तें बना ली गई कि अगर जब हम जर्मनी पर कब्जा कर लेंगे तो क्या क्या उन पर शर्तें आयद करनी है, हो चुकी थी। पेरिस, ब्रसेल्स और रोम पर कब्जा हो चुका था इत्तेहादियों का। जनवरी 1945 में रशिया ने अब जब अपने इलाके वापस करवा चुका था, लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड पर रशिया जर्मनी के हमले नाकाम हो चुके थे, वहाँ पर काफ़ी फौजी मर चुके थे। अब वही जनाब आपका जो रशिया था वो पोलैंड से होता हुआ जर्मनी पर ही क्या हुआ, हमलावर हो चुका था। जर्मनी पर उसने हमला शुरू कर दिया। जर्मनी के 37 शहर तबाह होते गए, इत्तेहादियों के कब्जे में जाते रहे। मार्च में कोलोन, अप्रैल में नॉर्नबर्ग, इसी तरह म्यूख, पोलैंड भी आज़ाद करवा लिया गया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ये था कि अप्रैल में रोजवेल्ट जो अमेरिका का सदर तीसरी बार मुंतखब हुआ था, उसकी वफ़ात हो गई। अच्छा, उसकी वफ़ात होने से वो जो पूरा अरसा जंग देखता रहा था, लेकिन वो जंग का खात्मा नहीं देख सका। बहरहाल उसकी जगह ट्रूमैन सदर मुंतखब हुआ अमेरिका का। तो अप्रैल में मुसोलिनी को भी उसके अपने ही इटालियन ने मार दिया और उसकी लाश को बाकायदा शहर में काफ़ी दिन तक लटकाए रखा। हाँ जी, अब जब देखा जी हिटलर साहब ने कि मैं तो दुनिया को तबाह करने के बाद अब जंग फिर भी हार चुका हूँ, मतलब जो मेरा मकसद था वो मकसद तो मेरा पूरा नहीं हुआ, तो 20 अप्रैल को उसने खुदकुशी कर ली। और 7 मई को बर्लिन जो कि जर्मनी का दारुलहुकूमत था, वहाँ पर उन्होंने हथियार डाल दिए। रशिया के आगे हथियार डाले। रशिया ने अपने वो तमाम बदले जर्मन आवाम से खूब पूरे किए। कहते हैं कि गलियों में कुत्ते और जानवरों और इंसानों की लाशें इकट्ठी पड़ी रहीं। 7 मई को जर्मनी ने 4 मुल्कों को हवालगी दी अपनी। कौन कौन से वाला 4 मुल्क थे? फ्रांस, रशिया, बरतानिया और अमेरिका के हवाले कर दिया अपने मुल्क को। यानी के 5 साल 8 माह और 7 दिन बाद इस जंग का इख्तिताम हुआ, जिस जंग में करोड़ों अफराद मारे गए। हाँ जी, हवालगी के लिए वही शर्तें जो कि पहले रोजवेल्ट, चर्चिल और जो हमारे पास स्टालिन था वो पहले बना चुके थे, वही लागू की गई। अच्छा, ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मज़े की और बता दूँ, जब ये शर्तें फिर दोबारा होने के लिए मीटिंग हुई ना, तो उसी दौरान इंग्लैंड का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में चर्चिल जो पूरी जंग में इंग्लैंड को कामयाब करवाने में उसका बड़ा नुमाया किरदार है, उसकी शख्सियत ने इंग्लैंड को खड़े रखा, वो इलेक्शन हार गया। और उसी जो लास्ट मीटिंग में थे उसकी जगह जो नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ था लेबर पार्टी का, इटली, उसने शमूलियत इख्तियार की और विल्सन चर्चिल भी उस जंग में आखिर तक इक़्तिदार में नहीं रहा। अब ये तो थी मतलब जर्मनी का किस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन जापान अभी तक जंग लड़ रहा था अमेरिका से। ट्रूमैन इनको धमकी दी कि जंग बंद करें, अगर जंग बंद नहीं करते तो आप पर एटमी धमाका किया जाएगा, जिसको जापान ने सीरियस नहीं लिया। और फिर क्या हुआ, वही 26 जुलाई 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी धमाके किए गए, जिसमें भी लाखों अफराद की मौत हुई। अगर बात की जाए इस जंग में तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख फौजी मरे जंग के मैदानों में और 1 करोड़ 80 लाख आम शहरी फौत हुए। इतनी शदीद जंग, इसने यूरोप को तब्दील करके रख दिया। हाँ जी, और अगर बात करें इसमें कौन कौन से मुल्क गैर जानिबदार रहे,
तो उसमें सबसे पहला नाम आता है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड गैर जनाबदार रहा, लेकिन उसकी फैक्ट्रीज जर्मनी के लिए असला वगैरह तैयार करके पहुंचाती रही, और स्विट्ज़रलैंड पर जर्मनी ने हमला भी नहीं किया क्योंकि उनको वहाँ बेनिफिट भी इतना नहीं था। आयरलैंड भी गैर जनाबदार रहा इस पूरी जंग में। स्वीडन भी गैर जनाबदार रहा। स्वीडन भी काफ़ी हद तक अपना खाम माल सप्लाई करता रहा जर्मनी को, लेकिन उस पर इसलिए हमला नहीं किया गया। पुर्तगाल और स्पेन भी गैर जानबदार रहे। तुर्की भी गैर जानबदार रहा इस जंग में, जो पिछली वर्ल्ड वार 1 में काफ़ी नुकसान बर्दाश्त कर चुका था, इसलिए इस बार तुर्की ने इस जंग में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। लेकिन 1945 में फिर उसने शमूलियत इख्तियार की, आखिर में किसकी तरफ से? इत्तेहादियों की तरफ से की। ये तो थे जंग के हालात। लेकिन आज 2021 1945 2021 इतना लंबा अरसा नहीं है। मैं आज खैर एक बात सोच रहा हूँ कि उस वक्त पूरा यूरोप तकरीबन तबाह हो गया। अमेरिका, बरतानिया इतना एक असला बना चुके थे और पैसे लगा चुके थे, लाखों डॉलर ज़ाया कर चुके थे, एक हद तक काफ़ी कमज़ोर हो गया। रशिया भी काफ़ी कमज़ोर हो गया। ये हालात थे, यूरोप तबाह हो चुका था। लेकिन मैं खड़ा ये सोच रहा हूँ आज 2021 में वही यूरोप, वही इंग्लैंड, वही अमेरिका, वही रशिया तरक्की याफ्ता है, और हम लोग आज भी जलील ख्वार हो रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1945 में जंग ख़त्म हुई, 2 सालों का फ़र्क। चाइना पर जापान का कब्ज़ा था, चाइना पाकिस्तान के बाद में आज़ाद होता है, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं और वो दुनिया कहाँ पर खड़ी है। इसी तरह अगर मुस्लिम ममालिक की बात की जाए, वही मशरिक़ वस्ता के तेल के कुएं इस्तेमाल करते रहे, आज वो कहाँ खड़े हैं, और वही यूरोपियन वो कहाँ खड़े हैं जो तबाह हो गए थे, और वो आज कहाँ खड़े हैं, और हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं। ये एक सवाल या निशान है। इस बात को मैं इल्लामा इकबाल के एक शेर के अंदर समराइज करता हूँ। इल्लामा इकबाल का शेर है, ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक़ है रहबाना, वहाँ दिगिरगो है लहजा लहजा, यहाँ बदलता नहीं ज़बाना। बिल्कुल परफेक्ट तशरीह है इन हालात की। वो ताजराना सोच के मालिक हैं, उन्होंने अपने सारे इख्तलाफ भुला दिए, फिर इकट्ठे हो गए। 1945 से लेकर 2021 तक देख ले, वही जर्मनी, वही रशिया, वही इंग्लैंड, वही फ्रांस, वही स्विट्ज़रलैंड, वही तमाम मुल्क आज सारे इकट्ठे खड़े हैं, अमेरिका, और सब तरक्की याफ्ता हैं। और हम आज कहाँ पर खड़े हैं? ना हमने अपनी सोच बदली, ना हमने टेक्नोलॉजी में तालीम में फ़रोग दिया, और जिसकी वजह से वो हमसे बहुत आगे और हम उनसे बहुत पीछे खड़े हैं। अगर हमको भी तरक्की याफ्ता बनना है, बेशक पाकिस्तान हो या दूसरे इस्लामी ममालिक हो, तो उनको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। अपनी ये सोच, अपनी पुरानी सोच को छोड़कर हमें अब सारे इख्तलाफात भूल कर, ये नस्ली इख्तलाफात, फ़िरका वारियत के इख्तलाफात, अपने मुसलमानों के मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात भूल कर हमें अपना दुनिया में मकाम बनाने के लिए अब इकट्ठा होना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हाफिज़।